students in our new class. So today we will discuss our new chapter, that is first unit का fourth part आज हम अपना start करने वाले हैं. क्या? कैपेसिटेंस. कैपेसिटेंस जो फर्स्ट यूनिट का फोर्थ पार्ट है, आज हम उसे स्टार्ट कर रहे हैं. ओके, ठीक. तो इस कैपेसिटेंस के चैप्टर में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि जब किसी कंडक्टर को इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं तो उसके द्वारा क्या क्या बिहेवियर शो किया जाता है. ओके, सो बिहेवियर ऑफ ए कंडक्टर, बिहेवियर, थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट करते हैं इसको ताकि सारी की सारी जो प्रॉपर्टी है इसकी वो हम एक ही बार में कवर कर सकें. यहां से ले लेते हैं इसको. कैपेसिटेंस, behavior of a conductor when placed in a electric field. ठीक है, एक कंडक्टर को जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हो तो उसके द्वारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का जो बिहेवियर है वो कैसे शो किया जाएगा वो देखते हैं. तो सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टी, सबसे पहला जो पॉइंट लेके चलेंगे, दैट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर इज जीरो. Net electric field inside the conductor is zero. When it is placed in an electric field, then the net electric field inside the conductor will be zero. कैसे उसको डिस्कस करते हैं. एक बार हमने क्या किया, यहाँ पे दो प्लेट ले ली बेटे. ठीक है, ये पॉजिटिव प्लेट है और इस पे कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है. ओके, तो इस यहाँ से क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव ये सेटअप हो जाएगा. अब हमने क्या किया, इसके अंदर ये कंडक्टर रख दिया है. ये कंडक्टर रखा है तो ये पॉजिटिव प्लेट थी अपनी, ये नेगेटिव प्लेट है, ये पॉजिटिव है, तो ये कंडक्टर क्या हो जाएगा, यहाँ से पोलराइज हो जाएगा. इसमें सेपरेशन ऑफ चार्ज विल टेक प्लेस, दैट दिस फिनोमेना इज नोन एज पोलराइजेशन. पोलराइजेशन की वजह से इसकी इस प्लेट पे कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव, सॉरी यहाँ पे इस साइड पॉजिटिव है तो यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और इस एंड पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज. ठीक है, अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होने की वजह से इसके अंदर भी क्या हो जाएगा, पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा. अब इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ है, ये पोलराइजेशन की वजह से यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ है, इसकी डायरेक्शन जो है अपोजिट होगी किससे, आउटसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उससे. तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, इक्वल होंगे और अपोजिट इन डायरेक्शन होंगे, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या आ जाएगा, अपने पास जीरो आ जाएगा. ओके, सो मूविंग टू द प्रॉपर्टी नंबर सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो इलेक्ट्रिक किसी कंडक्टर का जो सरफेस होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसकी क्या रहेगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगी. इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस की इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या रहेगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगी. ठीक है बेटे, तो इस बात को और प्रूव करते हैं हम. कैसे, हमने क्या किया, यहाँ पे कंडक्टर ले लिया कोई भी. ठीक है, ये कंडक्टर हमने इसके ऊपर ले लिया है और जैसा इसने कंडीशन कही हम उसे अपोजिट जंक्शंस मान के चल लेते हैं. इसने तो कहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहती है. हम इसको अपोजिट मान के चलते हैं. हमने मान लिया कि ये परपेंडिकुलर ना होके ये कुछ एंगल बना रही है, ये इसके सरफेस के साथ क्या बना रही है, कुछ एंगल बना रही है, थीटा. ठीक है, अब इसको हमने क्या किया, दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया. तो ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ई कोस थीटा, और ये कंपोनेंट क्या आ जाएगा, ई साइन थीटा. ये दो कंपोनेंट आ गए, ये आ गया ई कोस थीटा, ये क्या आ गया, ई साइन थीटा. और हमने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टी बेटा स्टडी की थी, उसमें हमने क्या स्टडी किया था कि टेंजेंट टू द सरफेस विल रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट. ये सीखा था. तो इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को कौन रिप्रेजेंट करेगा, ई कोस थीटा. ठीक है, और आपको पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इनटू ई. यहाँ पे ई की तरह कौन ट्रीट किया जाएगा, ई कोस थीटा. ठीक है, अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो चार्ज पार्टिकल है उसके ऊपर इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है, उसके इस चार्ज पार्टिकल के ऊपर इस डायरेक्शन में नेट फोर्स लग रहा है. और अगर इसके ऊपर नेट इस पार्टिकल के ऊपर नेट इस डायरेक्शन में कुछ
नेट फोर्स आया है तो इसका मतलब उस फोर्स की वजह से इसने क्या करना था, मूव कर देना चाहिए था, चलना चाहिए था। लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं देखा गया कि ये जो चार्ज पार्टिकल है इस डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा। इट मींस इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या है, जीरो है। इस डायरेक्शन में लगने वाले फोर्स की वैल्यू क्या होगी, जीरो। क्यू ई कोस थीटा इस पूरे की वैल्यू कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। अब हमने देखा कि क्यू तो जीरो है नहीं, यहाँ पे चार्ज की तो वैल्यू है कुछ। ई कोस थीटा जो ई है इलेक्ट्रिक फील्ड भी यहाँ पे सेटअप कर रखा गया है तो ई भी जीरो नहीं हो सकता। इसका मतलब इस होल क्वांटिटी की जो वैल्यू जीरो आ रही है वो किसकी वजह से आई होगी, इस कोस थीटा कंपोनेंट की वजह से आई होगी। अब ये आपको अच्छे से पता है कि कोस थीटा किस वैल्यू पर जीरो रिजल्ट देता है। तो थीटा एंगल जब आप 90 डिग्री कर देते हो तब कोस थीटा की वैल्यू क्या हो जाती है, जीरो। और जीरो से अगर किसी क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको रिजल्ट क्या देगी, जीरो देगी। इसका मतलब जो थीटा है वो कितना है, ये एंगल थीटा ना होके ये जो थीटा हमेशा कितना रहेगा, इतना अदर देन 90 डिग्री ना होके ये थीटा हमेशा क्या रहेगा, 90 डिग्री मींस परपेंडिकुलर टू द सरफेस रहेगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या देखी हमने, उसका बिहेवियर क्या देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल ऑलवेज रिसाइड्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ठीक है। थर्ड लेके चलते हैं कि चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। चार्ज इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। इसको आप कैसे प्रूव करेंगे, हमने पढ़ा था क्या, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। गॉस थ्योरम में पढ़ा था हमने ऐसा। ठीक है। अब आपने देखा कि कंडक्टर के इनसाइड में ई की वैल्यू कितनी होती है, जीरो। फर्स्ट प्रॉपर्टी में पढ़ा ये बात। तो ई की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। ई की वैल्यू जीरो मींस क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इस पूरी क्वांटिटी की वैल्यू क्या आ गई, जीरो। तो एप्सिलॉन नॉट तो इधर जाके मल्टीप्लाई में मींस जीरो। तो क्यू की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, जीरो। यहां से आपने प्रूव किया कि किसी कंडक्टर के अंदर जो चार्ज इनसाइड द कंडक्टर की वैल्यू क्या रहेगी, जीरो रहेगी। ठीक है बेटे, ओके। मूविंग टू द नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या है, चार्ज resides on outer surface of the conductor. Outer surface of the conductor. फोर्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है कि जो चार्ज है वो हमेशा कहां पे लाई करेगा, आउटर सरफेस ऑफ द कंडक्टर पर लाई करेगा। इस बात को और प्रूव करते हैं हम, कैसे। ये एक कंडक्टर था अपने पास कोई, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस अज्यूम कर लिया। अब अगर हम इसके अंदर गॉसियन सरफेस अज्यूम कर रहे हैं तो उसके अंदर जो क्यू की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, जीरो। क्यू की वैल्यू कितनी आई, जीरो। इसका मतलब इसके द्वारा इस कंडक्टर को जो हमने चार्ज दिया था वो सारा का सारा चार्ज कहाँ चला गया, अगर इसके अंदर नहीं है तो कहाँ आ गया है, वो सारा चार्ज इसके आउटर मोस्ट सरफेस पर लाई कर रहा है। ठीक है। और इस बात को अगर आप वैसे और समझना चाहो तो हम इसको और अच्छे से समझ सकते हैं बेटा। कैसे, मान लो हमने एक कंडक्टिंग स्फीयर ले लिया, ठीक है, एक कंडक्टिंग स्फीयर लिया है। अब हमने क्या किया, उसके अंदर थोड़ा सा चार्ज डाल दिया, एक चार्ज डाल दिया। जब हम उसके अंदर दूसरा चार्ज वो डाल लेंगे, दूसरा तीसरा चौथा, इस तरह से हमने बहुत सारा चार्ज उसके अंदर डाल दिया। अब एक ही नेचर का चार्ज डालेंगे हम उसके अंदर, एक ही नेचर का चार्ज जब आप डाल रहे हो तो लाइक चार्जेस विल रिपेल ईच अदर, ये बात आपने सीख रखी है। तो ये जो चार्ज आपने डाला है इस कंडक्टिंग स्फीयर के अंदर, ये क्या करेगा, एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे लाई करने की कोशिश करेगा अपने आप से। जो जितना भी चार्ज हमने डाला है वो एक दूसरे से जितना उसके उतनी ज्यादा दूरी पर जाने की कोशिश करेंगे। तो अब यहाँ पे जो हमने चार्ज डाला था वो सारा का सारा एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश के अंदर वो सारा का सारा कहाँ पे आ जाएगा, आउटर सरफेस पर आ जाएगा। ठीक है। तो उस बात को आप इस पॉइंट में भी अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं। इनसाइड द कंडक्टर कितना हो गया, जीरो, क्योंकि वो कहाँ पर जा चुका है, सारा का सारा आउटर सरफेस पर जा चुका है। राइट, ओके। नेक्स्ट हम लेके चलते हैं फिफ्थ प्रॉपर्टी, दैट इज total electric potential throughout the whole surface is constant. पूरे सरफेस पे, कंडक्टर के पूरे सरफेस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल
whole surface on the conductor is constant, उसकी वैल्यू कैसी रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, ठीक है, मीन्स v इजकल टू कांस्टेंट। ये बात आपको प्रूव करके दिखानी है, ठीक है, ये बिहेवियर हमने इसका नोट किया, लेकिन कैसे होता है इस बात को अभी आप प्रूव करके देखेंगे, ठीक है बेटे। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको एक बात बताई थी, एक फॉर्मूला याद करो, मैंने आपको कहा था कि ये पूरी फिजिक्स में आगे आने वाली जितनी भी यूनिट्स हैं उनमें ये फॉर्मूला बार बार यूज होगा, मल्टी यूजेबल फॉर्मूला है। तो वो अगर आपको ध्यान हो तो वो फॉर्मूला क्या था, E इजकल टू dv/dr, ये फॉर्मूला था वो, राइट। तो अब हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी में ही प्रूव किया था कि इनसाइड द कंडक्टर जो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो कितनी है, 0 है। इट मींस इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। तो dv/dr इस ये वैल्यू अपने पास क्या आई है बेटे, 0 आई है। तो यहाँ से dr अगर इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 0 मल्टीप्लाई बाय समथिंग इज 0। इट मींस आपके पास रिजल्ट आया क्या, dv इक्वल टू 0। dv इक्वल टू 0 मींस अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आप डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आपके पास क्या आ रहा है, 0। अब आपको याद होगा अच्छे से कि किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन ही रिजल्ट आपको क्या देगा, 0 देगा। मींस मान लो ये अपने पास कोई कंडक्टर है, ये इसका पॉइंट ए है, यहाँ पर इसकी वी ए वैल्यू होगी और यहाँ पर क्या होगी, वी बी वैल्यू होगी। अब इन दोनों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का आपने क्या करना है, डिफरेंस देखा, वी बी माइनस वी ए, ये वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, मान लेते हैं वी बी माइनस वी ए, ये वैल्यू क्या आ रही है, 0। तो ये वैल्यू 0 आपकी कब आएगी, इन दोनों का डिफरेंस आपका 0 कब आ सकता है, जब ये दोनों क्वांटिटी क्या हो, इक्वल हो, केवल तभी आ सकता है। तो हमने मैथ में भी सीख रखी है ये बात कि किसी कांस्टेंट क्वांटिटी का डिफरेंशिएशन ही आपको क्या रिजल्ट दे सकता है, 0 वैल्यू दे सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से dv इक्वल टू 0, इट मींस v इक्वल टू कांस्टेंट, राइट। v की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बेटे, कांस्टेंट, और यही प्रॉपर्टी तो हमने इसकी प्रूव करनी थी। सो मूविंग टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, दैट इज सरफेस चार्ज डेंसिटी, surface charge density of a conductor may be different at different points but v is constant, बट v की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। इस बात को अब हम प्रूव करते हैं, ठीक है। तो मान लेते हैं हमने ये क्या ले लिया, कोई भी कंडक्टर ले लिया, ठीक है भाई, ये कोई भी कंडक्टर लिया है और इसके इस पॉइंट पर सपोज करो हमने क्या करना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू निकालनी है इसकी। तो हमने क्या किया, यहाँ पे एक सरफेस स्फेरिकल शेप हमने इसकी अज्यूम कर ली। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला आपको क्या पता था, Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ये सीख रखा है, ठीक है। और Q किसके इक्वल होता है, सिग्मा इंटू ए के। अब इस पार्टिकुलर एरिया के अंदर हमने क्या देखना है, सरफेस चार्ज डेंसिटी का रिलेशन देखना है। तो हम क्या करते हैं, V इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है ना, Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R है, तो इसके अंदर Q की वैल्यू हम पुट कर देते हैं सिग्मा इंटू ए बाय में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R, ठीक है। अब आपने यहाँ पे एक सर्कुलर शेप ली है, तो स्फेरिकल शेप ली है, सॉरी, इस कंडक्टर था तो उसका आपने स्फेरिकल शेप ली है, और स्फेयर का जो एरिया हम निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, 4 पाई r स्क्वायर से। तो यहाँ पे आप इसका a की वैल्यू पुट कर दोगे क्या, सिग्मा इंटू 4 पाई r स्क्वायर, ठीक है। बाय में क्या चल रहा है आपके पास, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल आउट, r से 1 पावर r की कैंसिल आउट, तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा, ये v इज इक्वल टू सिग्मा इंटू r बाय एप्सिलॉन नॉट। मीन्स इसको आप और कैसे लिख सकते हो,
सिग्मा इज इक्वल टू, ये एप्सिलॉन नॉट इधर है डिवाइड में, तो इस साइड जाके क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में, और ये आर जो इधर मल्टीप्लाई में है इस साइड जाके क्या आ जाएगी डिवाइड में। तो आपके पास रिजल्ट क्या आ जाएगा बेटे, रिजल्ट आ जाएगा v इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय आर, v इंटू एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाय आर, ये आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपने देखा कि जो सिग्मा है वो आर पे डिपेंड करता है, जहां पे रेडियस क्या होगी कम होगी वहां पे चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी ज्यादा हो जाएगी, जहां पे रेडियस ज्यादा होगी वहां पे चार्ज डेंसिटी क्या, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि जो चार्ज होता है वो शार्प कॉर्नर के ऊपर, हम आगे इसको पढ़ेंगे कोरोना डिस्चार्ज का जो कंसेप्ट है वो देखेंगे कि जहां पर शार्प कॉर्नर होते हैं वहां पर चार्ज की क्वांटिटी भी ज्यादा रहती है, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वहां पे ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि वहां पे रेडियस क्या हो जाएगी कम हो जाएगी, रेडियस कम होगी तो सरफेस चार्ज डेंसिटी की वैल्यू क्या हो जाती है ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो हमने इस बात में प्रूव करना था क्या, इस 6 नंबर की जो प्रॉपर्टी है उसमें आपने प्रूव करना था कि सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑफ ए कंडक्टर में बी डिफरेंट एट अ डिफरेंट पॉइंट्स। तो आप देखोगे कि जैसे जैसे आप रेडियस को चेंज करोगे तो सिग्मा की वैल्यू चेंज हो जाएगी। तो रेडियस पे ये तो डिपेंड करते हैं डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे सिग्मा तो, लेकिन v की वैल्यू क्या रहेगी कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, ये हमने पहले वाली प्रॉपर्टी में स्टडी किया था। ठीक है, सो सेवंथ पॉइंट क्या कहता है कि किसी भी कंडक्टर के सरफेस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है वो क्या होती है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी outer surface of a conductor is क्या होती है ये सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होती है, एंड नॉर्मल टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस होती है। इस बात को हम प्रूव करेंगे कि ये वैल्यू ही होती है, इस बात को आप अब प्रूव करोगे। कैसे प्रूव करोगे, हमने मान लिया ये कोई कंडक्टर ले लिया, ठीक है, ये कोई कंडक्टर लिया है आपने, ये कंडक्टर लिया है और मान लेते हैं यहाँ पर इसके ऊपर क्या है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, आउटर सरफेस पे आता है चार्ज, तो और हम इसके इस पार्टिकुलर सरफेस इस छोटे से सरफेस को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो इस छोटे से सरफेस पे को अगर आपने कंसीडर किया है तो हम क्या करते थे, किसी भी पॉइंट पर अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो गॉस थ्योरम आपने लास्ट चैप्टर में सीखी थी। गॉस थ्योरम अप्लाई करने के अपने पास स्टेप क्या थे कि सबसे पहले तो आपको अज्यूम करना होता था गॉसियन सरफेस जो कि सिमेट्रिक इन शेप होना चाहिए। उसके बाद आप क्या करते थे ई डॉट ds कैलकुलेट करते थे। थर्ड स्टेप में हम क्या करते थे टोटल चार्ज कैलकुलेट करते थे, और फोर्थ स्टेप में क्या करते थे गॉस थ्योरम को अप्लाई कर देते थे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैंने क्या किया, ये सिमेट्रिक इन शेप ये कंडक्टर, चलो कोई नहीं इसको हम थोड़ा सा स्पेस बना के यहाँ एक्सप्लेन करती हूँ मैं इसको। अच्छे से दिख जाए ताकि इस क्वेश्चन में लेके चल रहे हैं इसको। ठीक है, इसका जो प्रूफ है सेवंथ प्रॉपर्टी का वो यहाँ पे लेके चल रहे हैं। ये हमने एक कंडक्टर लिया था, यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड हम सपोज करो निकाल रहे हैं, तो हमने इसका एक गॉसियन सरफेस अज्यूम किया सिमेट्रिक इन शेप, दैट इज ये सिलेंड्रिकल शेप का हमने एक गॉसियन सरफेस इसमें अज्यूम कर लिया। ठीक है, अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है, ये वाली है, इलेक्ट्रिक इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है ये है। और इस गॉसियन सरफेस को याद करो, जब इस सिलेंड्रिकल शेप लिया था तो हम क्या करते थे, जो कंप्लीट सरफेस है उसको सिमेट्रिक इन शेप में डिवाइड कर लेते थे। तो ये इसका जो फ्लैट सरफेस है वो एक पार्ट हो जाएगा, फिर ये कर्व्ड सरफेस है, सॉरी कर्व्ड सरफेस ये था और ये फ्लैट सरफेस थे इसके, या प्लेन सरफेस आप कह सकते हो। तो दो तो इसके अंदर फ्लैट सरफेस हैं, ये सिलेंड्रिकल शेप अगर हम माने तो ये इसका क्या आ गया फ्लैट सरफेस, ऐसे बॉटम वाला फ्लैट सरफेस, और यहाँ से सिलेंडर का क्या आ जाएगा कर्व्ड सरफेस आ जाएगा। ठीक है, तो कर्व्ड सरफेस का परपेंडिकुलर हम देखेंगे तो ये आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आ गई, दोनों के बीच में एंगल कितना बन गया 90 का। तो इसकी वजह से ई डॉट ds अगर आप निकालोगे क्रॉस इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट ds, तो ई डॉट ds हम निकालेंगे तो एक तो कर्व्ड की सरफेस की वजह से देखेंगे, तो कर्व्ड सरफेस वाला कर्व्ड सरफेस की वजह से तो एंगल कितना बन गया 90 का, तो इसकी वजह से तो क्या वैल्यू आ जाएगी 0 आ जाएगी अपने पास।
cos 90 जीरो होता है, इसकी वजह से देखेंगे और एक इसकी वजह से देखेंगे। अब इसके अंदर ये तो इनसाइड द कंडक्टर आ गया ना, ये वाला पोर्शन, तो ये इनसाइड द कंडक्टर आया है, तो इनसाइड द कंडक्टर ई की वैल्यू क्या होती थी, जीरो। तो इसका ई डॉट ds निकालोगे तो ई की वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई, तो ये तो वैसे खत्म हो जाएगा। इट मींस हमको जो भी ई डॉट ds निकालना हो केवल और केवल इस सरफेस की वजह से निकालना है। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन यही है और ds की भी डायरेक्शन यही है। तो यहाँ से जब आप इसका ई डॉट ds निकालोगे तो वो क्या आ जाएगा, ई ds ई इंटू डी एस। कोस कितना आ जाएगा, ये जीरो। कोस जीरो क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में हम क्या करते थे, ds को कैलकुलेट करते थे। हमने इसका सरफेस एरिया मान लिया, कितना मान लिया है, s मान लिया, तो ये क्या आ जाएगा, e इंटू एस आ गया। ठीक है भाई, अब थर्ड स्टेप में हम क्या करते थे, टोटल चार्ज कैलकुलेट करते थे। टोटल चार्ज कैलकुलेट करते थे तो टोटल चार्ज हमने इसके अंदर मान लिया कितना है, डी क्यू चार्ज है। कितना चार्ज है, डी क्यू चार्ज है इसके अंदर, राइट। इसके अंदर चार्ज कितना मान लिया हमने, डी क्यू मान लिया। अब फोर्थ स्टेप में हम क्या करते थे, अप्लाई द गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम जब आप अप्लाई करोगे तो इसके अंदर, इस डी क्यू के अंदर कितना चार्ज आया है, वो अगर हम किसकी भाषा में लिखना चाहें, चार्ज डेंसिटी की भाषा में लिखना चाहोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, E इंटू एस। डी क्यू आप क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू एस। इस एरिया के अंदर ये एरिया कितना है, एस है, इसके अंदर क्या आ जाएगा, सिग्मा इंटू एस, और बाय में क्या है, एप्सिलॉन नॉट। फोर्थ स्टेप में हम इसका क्या कर देते थे, गॉस थ्योरम को अप्लाई करते थे ना, तो ये ई डॉट ds की वैल्यू क्या आई है, ES आई है, और टोटल चार्ज कितना आ गया, सिग्मा इंटू एस, बाय में एप्सिलॉन नॉट। एस से एस कैंसिल आउट, तो E की वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है बेटे, तो ये आपके क्या है, 7 बिहेवियर है, पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। आगे के चैप्टर, आगे जो चैप्टर चलेगा पूरा, तो इस इनमें इन पॉइंट्स की जगह जगह पे जरूरत पड़ेगी आपको, ये सारे के सारे पॉइंट अच्छे से याद रखने हैं। ठीक है, ओके, तो इसका आप पूरा स्क्रीनशॉट लेके इन सभी पॉइंट्स को अपनी नोटबुक में उतार सकें। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच।